Hello friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about today's important topic. और आज हम important topic में NCERT हिस्ट्री क्लास 7th चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे और उसमें भी हम द मुगल एम्पायर से रिलेटेड जितने भी NCERT के सॉल्यूशंस थे जो हम रिसेंट क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं, अब बारी है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज की। तो हम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बारी बारी से डिस्कस करेंगे। This is very most important for the UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railways and other examination because UPSC और MPPSC में हम सब्जेक्टिव टॉपिक्स जो हैं और सब्जेक्टिव पोर्शन काफ़ी सारा हम कवर कर चुके हैं NCERT क्लास 7 से और चैप्टर नंबर 4 में। बट हमें पता होना चाहिए कि SI, SSC, रेलवे और अदर एग्जाम्स में सिर्फ MCQs और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्वेश्चंस ही फ्रेम होते हैं। Now today's we started Mughal Empire NCERT solution. So we guys started CBSE class 7 social science NCERT solution history chapter number 4 the Mughal Empire. So in the textbook first exercise जैसा कि हमें पता है match the following है। अब match the following में हमें easily उसे क्या करना है, मैचिंग करना है। सो वी डिस्कस इन द रिसेंट क्लासेस, हमने सारे टॉपिक जो है बहुत अच्छे से बारी बारी से सारे एक्सप्लेन इन ब्रीफ में हमने सारे बहुत अच्छे से समझे हैं। और आपके आंसर्स राइटिंग में हमें पता होना चाहिए कि आंसर्स राइटिंग क्लास 4 के आंसर्स आप इजीली वीडियो को पॉज करके आंसर्स आप इजीली कॉपी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। सो लेट अस वी स्टार्ट। मैच द फॉलोइंग लाइक मनसब इज रैंक एंड द मंगोल इज उज्बेक। नाउ सिसोदिया राजपूत की बात है तो सिसोदिया राजपूत हमें पता होना चाहिए कि मेवाड़ से बिलोंग करते हैं और राजपूत जो है राठौर राजपूत वो मारवाड़ से बिलोंग करते हैं। नूरजहां जैसा कि हमें पता था जहांगीर से रिलेटेड है और सूबेदार जो गवर्नर से रिलेटेड है, यह हम सूबेदार को गवर्नर कहते हैं। नाउ वी स्टार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स। A. The capital of Mirza Hakim Akbar's half brother was. So answer is काबुल। हमें पता होना चाहिए कि काबुल जो है हाफ ब्रदर है किसके, अकबर के। Now second one is the 5 Deccan Sultanates were Berar, Khandesh, Ahmednagar dash is बीजापुर और गोलकोंडा। 5 डेक्कन सुल्तानेट्स थे, हमें पता होना चाहिए जैसे कि 3 दिए हैं बेरर, खानदेश, अहमदनगर, 4th वन इज बीजापुर एंड 5th वन इज गोलकोंडा। नाउ दी सी इफ जेट determined a Mansabdar's rank and salary like Sawar indicates his number of the cavalrymen। तो हमें पता होना चाहिए कि मनसबदार रैंक किस पे डिपेंड करती थी, नंबर ऑफ कैवलरी मैन। जिसके पास ज़्यादा कैवलरी मैन थे उन्हें मनसबदार रैंक काफ़ी अच्छी और सैलरी भी काफ़ी अच्छी उसमें जो है उन्हें मिलती थी। नाउ डी ऑप्शन इज अब्दुल फैजल और अकबर्स फ्रेंड एंड काउंसलर हेल्प्ड हिम फ्रेम द आइडिया ऑफ सुल-ई-कुल so that he could govern a society composed of many religion, culture and caste। जैसा कि हमें पता है कि अबुल फजल और अकबर फ्रेंड जो थे वो सुल-ई-कुल पे बिलीव करते थे। ये एक ऐसा गवर्न और ऐसा न्याय जो एक रिलीजन, कल्चर और कास्ट को लेकर दिया जाता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, what were the central province under the control of the Mughals? So answer is the central province under the control of the Mughals were Panipat, Lahore, Delhi, Agra, Mathura, Amber, Ajmer, Fatehpur Sikri, Ranthambore, Allahabad, Sindh, Kabul, Mewar, Marwar, Gujarat, Bihar, Bengal, Chittor, Orissa and Deccan. So these all are important officers in these provinces where like Subedar, Diwan, Bakshi, Waka, Nevis, काजी एंड कोतवाल। जैसा कि हमें पता है कि सेंट्रल प्रोविनेंस के अंदर जितने भी मुगल थे पानीपत से लेके डेक्कन तक वो सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के नाम पे जैसे सूबेदार, दीवान, बख्शी, वका, नेविस, काजी और कोतवाल जैसे रैंक पर डिपेंड करते थे, जिसमें नंबर ऑफ प्रोविनेंस जो थे वो 15 के अंडर किसके
अकबर राइन के अंदर दिए गए थे और 17 जो थे वो जहांगीर के अंदर दिए गए थे, बल्कि 22 जो थे वो शाहजहाँ के शासनकाल में दिए गए थे। तो हमें पता होना चाहिए कि प्रोविनेंस जो थे वो डिवाइडेड किए गए अलग अलग सरकार्स के अलग अलग प्रज्ञांस और उनके विलेजेस को लेकर। जैसे कि प्रोविनेंस अगर हम देखें, एडमिनिस्ट्रेशन जो ऑर्गेनाइज किया गया था या वहाँ का जो प्रजातंत्र था वो एक मॉडल और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को बिलोंग करता था। सो आंसर ऑफ क्लास ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4. What was the relationship between the Mansabdar and the Jagir? So answer is Mansabdar were the patrons who joined the Mughal services. मनसबदार ऐसे एक पैट्रन थे जो मुगल सर्विसेज को ज्वाइन करते थे. The term Mansabdar refers to an individual who hold a mansab, which means a position or rank. बट अगर हम टर्म देखें मनसबदार को तो इंडिविजुअली हम क्या मान सकते हैं कि एक पर्टिकुलर, मान लीजिए किसी भी रैंक को जो इंडिविजुअल पीपल जो है वो उसे क्या कर रहे हैं, कैप्चर करके रख रहे हैं या उस पोजीशन पे हैं, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, एक रैंक उन्होंने अचीव कर रखी है. नाउ इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम used by the Mughals to fix the rank, salary and military responsibility. इससे हमें ये पता चलता है कि उस मुगल एम्पायर के अंदर एक पर्टिकुलर फिक्स रैंक है उस इंडिविजुअल पीपल की जो एक सैलरी और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करता है, परफॉर्म करता है. नाउ ईच मनसब हैड अ मेंटेन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सावर और कैवलरी मैन. सो हमें पता है कि अगर कोई मनसब जो उस पर्टिकुलर रैंक को अचीव करके रखा है तो वो सवार या हम कैवलरी मैन जो स्पेसिफाइड नंबर, मान लीजिए खूब बहुत सारे कैवलरी मैन और बहुत सारे सवार है उसके पास, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो मनसबदार की जो रैंक है वो काफ़ी हाई है. नाउ अ जागीर वॉज अ रेवेन्यू असाइंड फॉर दी मनसबदार. बट अब हमें पता होना चाहिए कि जागीर क्या है. जागीर एक ऐसी रेवेन्यू, एक ऐसा टैक्स है जो मनसबदार को क्या करता है, असाइन करता है. नाउ द मनसबदार हैड अ राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम अ जागीर. लेकिन हमें पता होना चाहिए कि मनसबदार के पास इतने ज़्यादा पावर होते हैं कि वो जागीर से क्या कर सकता है, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है या एक अच्छा टैक्स इनकम के फॉर्म में कलेक्ट कर सकता है. बट दे कुड नॉट रिसाइड इन और एडमिनिस्ट्रेट दी जागीर. लेकिन वो किसी भी तरीके से जागीर को नहीं कर सकता, रिसाइड नहीं कर सकता, मतलब वो उस जगह से उसे हटा नहीं सकता है. दे ओनली हैड राइट्स टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट विच वॉज कलेक्टेड फॉर हिम बाय द सर्वेंट while the मनसबदार सर्व्ड इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो राइट्स मनसबदार को दिए थे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, ये एज अ सर्वेंट थे. वो एक उस प्रजा के अंदर एक नौकर की तरह काम कर रहा था और वो एक पार्ट था कंट्री का जो मनसबदार रैंक पर क्या कर रहा था, अचीव करके बैठा था और वो आगे वर्क कर रहा था. और अगर हम देखें अकबर राइन के, तो अकबर के शासनकाल में हमें पता होना चाहिए कि जागीर्स वेयर केयरफुली असिस्टेड सो दैट देयर रेवेन्यूज वेयर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार. तो हमें पता होना चाहिए कि अकबर के शासनकाल में जागीर देते थे टैक्स, नो डाउट, लेकिन वो एक रफली वे में देते थे. मतलब उनकी इच्छा नहीं होती थी, लेकिन मनसबदार के पास इतनी पावर होती थी कि वो अपने इक्वल, अपनी सैलरी के इक्वल उनसे रेवेन्यूज कलेक्ट कर सकते थे. नाउ बाय द औरंगजेब right, the actual revenue collected was often less than the granted sum. But औरंगजेब के अगर शासनकाल में देखें तो एक्चुअल रेवेन्यू कलेक्शन जो होता था वो टोटल का जो रहता था बहुत कम और मिनिमाइज होता था. बट मोर ओवर अ ह्यूज इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ द मनसबदार meant a long wait before they received a जागीर. तो हमें पता होना चाहिए कि अगर वो बहुत ज़्यादा कलेक्शन करते थे, मनसबदार जो है अपनी मनमानी करते थे बहुत लंबे टाइम तक, तो उसे क्या करते थे, हमें जागीर जो है इजीली उसे रिसीव करते थे और इजीली उसे क्या करते थे, बताते थे. मान लीजिए अगर कोई मनसबदार रैंक पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस रेवेन्यू जो है वो एक जागीर से कलेक्ट कर रहा है, तो उसे उतना उसका इन्फॉर्मेशन और उतना कलेक्शन के बारे में उसे अकबर राइन के शासनकाल में भी देना था, लेकिन औरंगजेब राइन के शासनकाल में भी देना था. लेकिन बहुत ज़्यादा पंचुअलिटी के साथ काम करते थे निवासी वहाँ के अकबर राइन में, जितना कि औरंगजेब राइन में नहीं करते थे. नाउ दिस एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर्स.
अब ऐसा माना गया कि अकबर राइन के बाद औरंगजेब राइन तक आते आते नंबर ऑफ जागीर जो थे वो बहुत कम होने लग गए और जिससे कलेक्शन रेवेन्यूज कलेक्शन भी बहुत कम होने लगे. एज अ रिजल्ट मेनी जागीरदार्स ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल वाइल दे हैड अ जागीर. और बाद में ये रिजल्ट निकला कि बहुत ज़्यादा जो जागीरदार थे वो ये कोशिश करने लग गए कि हम अब किसी भी तरीके का रेवेन्यू टैक्सेस हम पे नहीं करेंगे. सो दिस फैक्टर ड्यूरिंग औरंगजेब राइन लीड टू दी peasantry सफरिंग एंड लॉस. और ऐसा माना गया कि औरंगजेब राइन तक आते आते बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा और पेजेंट्री भी सफरिंग होने लगी और उनका जो हम बोल सकते हैं कि जो खजाना है वो भी ख़त्म के बराबर होने लगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. What was the role of the जमींदार in मुगल एडमिनिस्ट्रेशन? क्या रोल था जमींदार का मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के शासनकाल में? सो पॉइंट नंबर 1. The term जमींदार was used by the Mughal for all intermediaries, whether they were local headmen of villages or powerful chieftains. जैसा कि माना गया कि टर्म जागीरदार हम यूज़ कर रहे हैं. अगर मुगल के अंदर हम इंटरमीडियरीज देखें तो वहाँ पर लोकल हेडमैन जो उस विलेज का पर्टिकुलर विलेज का जो चीफ्टन हम जैसे बोल सकते हैं कि एक विलेज के अंदर पंचायत होती है, पंचायत का एक सरपंच होता है, तो उस सरपंच को हम क्या बोल सकते हैं, पावरफुल चीफ्टन है, लाइक पावरफुल कैप्टन है उस जगह का, उस विलेज का. वैसे ही जमींदार कलेक्टेड revenue from the peasants. They acted as intermediaries between the rulers and the peasants. जैसे कि हमें पता है कि अगर जमींदार देखें तो जमींदार एक क्या करते थे, वो इंटरमीडियरीज या आंतरिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसके रूल्स और पीजेंट्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करते थे. नाउ पॉइंट नंबर 2. दे कलेक्टेड tax on the produce of the peasantry where was a source of income from the Mughal rulers. जैसा कि माना गया कि वहाँ वे जब कलेक्ट करते थे टैक्सेस को तो उसमें जो प्रेजेंट वहाँ पे जो प्रोड्यूस होती थी वो इनकम क्या होती थी, मुगल रूलर की. Now point number 3. In some areas the zamindars exercised a great deal of power and sometimes zamindars and peasants of the same caste allied in the rebelling अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी. जैसा कि माना गया कुछ एरियाज में जमींदार इतने ज़्यादा भावुक और इतने ज़्यादा ग्रेट पावर के साथ डील करते थे कि जमींदार को एज अ पेजेंट देखने लगा और वो अपनी ही कास्ट वालों में इतना ज़्यादा रिबलिंग जिससे मुगल एम्पायर पे और मुगल अथॉरिटी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा. ना पॉइंट नंबर 4. The peasants' revolts in fact challenged the stability of the Mughal Empire from the end of the 17th century. जैसा कि माना गया peasants जो वहाँ के रिवॉल्ट्स या रिवॉल्यूशनरी वर्क पे चैलेंज कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जो मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी है वो 17th सेंचुरी तक आते आते बहुत कम हो गई और उनके पावर्स भी जो है वो बहुत धीरे धीरे कम होने लगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. How were the debates with religious scholars important in the formation of the Akbar's ideas on governance? ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ कि जब मुगल एम्पायर के अंदर अकबर आइडियाज़ को गवर्नेंस करने की बजाय उसके इम्पोर्टेंट फॉर्मेशन और उसके कैरेक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा डिबेट होने लगे. सो वी डिस्कस पॉइंट नंबर 1. While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussion in the Ibadat Khana on religion with the ulemas, brahmanas, Jesuit priests and Zoroastrians. जैसा कि माना गया जब अकबर फतेहपुर सिकरी में निवास करते थे 1570 की बात है, जब उन्होंने यह वहाँ पर इबादत खाना में सभी रिलीजन के लोगों को बुलाया, वहाँ पे एक डिस्कस किया जैसे कि उलेमास रिलीजन के लोगों को, ब्राह्मणास के और जिसिट प्रिस्ट को और जोरेस्टेरियंस को. Now, point number 2. Akbar was interested in the religious and social customs of different peoples. अकबर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ उस कस्टम को, उस रिलीजन के बारे में जानने में बहुत उत्सुकता से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए थे. उन्होंने देखा कि डिफरेंट पीपल्स जो थे वो रियलाइज़ कर रहे हैं उन पर्टिकुलर रिलीजियस स्कॉलर को जो उन्हें एम्फेसाइज करे और उनके रिचुअल्स या डोगमा जो उनके प्रॉब्लम जो है उन्हें बायगॉड्स करें. देयर टीचिंग क्रिएटेड डिविजन एंड डिसहार्मनी अमंग्स हिज सब्जेक्ट.
और उनकी इस तरीके की टीचिंग और इस तरीके के डिविजन्स जो डिसीजन मेकर थे उन्हें बहुत ज़्यादा हानि भी पहुंची उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर. नाउ पॉइंट नंबर 3. This led Akbar to the creation of the idea of sul-e-kul or universal peace. This system focused on ethics and the values of honesty, justice, peace that were universally applicable. ऐसा माना गया कि अकबर ने जब क्रिएट किया वहाँ पर ये कोशिश की इंटरेस्ट के साथ कि वहाँ पर यूनिवर्सल पीस बना रहे और शांति का माहौल जन्मांतर रहे. लेकिन उनकी ये कोशिश भी जो थी वो नाकाम रही. यूनिवर्सली एप्लीकेबल तो करा, उन्होंने फोकस भी किया बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत न्याय के साथ और बहुत ही ज़्यादा धैर्य के साथ उन्होंने काम करने की कोशिश की. नाउ पॉइंट नंबर 5. अबुल फैजल हेल्प्ड अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन of governance around this idea of sul-e-kul or the universal peace, and later Jahangir and Shahjahan followed this principle of governance as well. अब्दुल फजल ने अकबर की हेल्प तो की यूनिवर्सल पीस को रखने के लिए, लेकिन बहुत टाइम तक अकबर के इस यूनिवर्सल पीस और सुल-ई-कुल को बहुत टाइम तक जहांगीर के शासनकाल में भी चलाया गया, जैसे जहांगीर ने किया, शाहजहां ने किया और आगे भी बहुत टाइम तक उनकी गवर्नेंस रूल को फॉलो किया गया काफ़ी अच्छे तरीके से. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7. व्हाई डिड द मुगल एम्फासिस देयर तैमरिद एंड नॉट देयर मंगोल डिसेंट्स? क्यों मुगल एम्फासिस को तैमरिद और दूसरे मंगोल ने डिसेंट किया और उनकी बात नहीं मानी? देखते हैं कैसे. नाउ आंसर. द मुगल वेयर डिसेंडेंट्स ऑफ 2 ग्रेट लाइन एजेस ऑफ रूलर्स. मुगल इस तरीके से अपने कार्यकाल को नीचे गिराते गया. उसमें जो 2 इम्पोर्टेंट लाइनेजेस थे, रूल थे, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए. जैसे हमें पता है कि 2 लाइनेजेस जैसे मदर साइड थे, दे वेयर डिसेंडेड ऑफ द जंगिश खान. मदर साइड से कौन आए? जंगिश खान. एंड रूल ऑफ द मंगोल ट्राइब्स, चाइना एंड सेंट्रल एशिया. हमें पता है कि मदर 2 लाइनेजेस में एक साइड थी मदर साइड, दूसरी साइड थी फादर साइड. सो मदर साइड से जंगिश खान आए और मुगल ट्राइब चाइना और सेंट्रल एशिया पे कब्जा किया. फादर साइड से सक्सेसर आए. कौन कौन थे? जैसे कि तैमूर थे. उन्होंने रूल किया किस पे? ईरान, इराक और मॉडर्न तुर्की में. Now the Mughal emphasized on their Timurid and not their Mongol descent because Genghis Khan memory was associated with the massacre of the innumerable people. लेकिन मंगोल एम्फेसाइज कर रहे थे. तैमूरिद अपनी तरफ से मंगोल को क्या कर रहा था? डिसेंट करने की कोशिश कर रहा था. लेकिन जंगिश खान की मेमोरी जो थी वो मैसेक्री या उस कांड या जो कांड वहाँ के पीपल के द्वारा इन्यूमरेबल था, जो एक्सेप्टेबल नहीं था, उनके लिए वो बहुत ज़्यादा जो थे चिंतित रहते थे. दे टुक प्राइड इन द फैक्ट दैट तैमूर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398. और ऐसा माना गया कि बहुत टाइम बाद तैमूर ने क्या किया? दिल्ली पर राज करना शुरू कर दिया और दिल्ली को जो है कैप्चर करा 1398 में. Each ruler got a picture made of Timur and himself. Now, question number 8. How important was the income from land revenue to the stability of the Mughal Empire? क्या क्या इम्पोर्टेंट रेवेन्यूज थे इनकम को लेकर, लैंड रेवेन्यूज को लेकर, जो मुगल एम्पायर के अंदर रखे गए स्टेबिलिटी को देखते हुए. सो point number 1, the income from land revenue was the main source of income for the Mughal rulers and hence it was very important. हमें पता होना चाहिए कि मुगल रूलर्स के लिए लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा शुरू से, जो उनके लिए एक इनकम और उनके खजाने को भरा रखता था. Now point number 2, the salaries of the soldier were paid and the welfare for the general public was conducted using the income from the land revenue. लेकिन जो सोल्जर्स की सैलरी थी वो भी किससे? लैंड रेवेन्यू से ही मिलती थी, बिकॉज लैंड रेवेन्यू इज़ वन ऑफ द डिपेंड ऑन द टैक्सेस
गिवन बाय द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के द्वारा अगर लैंड लेते थे या लैंड टैक्सेस जो मिलता था उससे जो है दूसरे सोल्जर्स की सैलरी भी डिसाइडेड होती थी। नाउ पॉइंट नंबर 3, in order to run the administration and law and order, the income from land revenue was required। अगर हम देखें कि एडमिनिस्ट्रेशन उस पर्टिकुलर लॉ और ऑर्डर पे डिपेंड करता था, तो इनकम हमें लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहती थी, क्योंकि उस तरीके से अगर हम उस एडमिनिस्ट्रेशन उस प्रजातंत्र को रन करना है रूल्स के साथ, ऑर्डर्स के साथ, तो हमें पैसों की सख्त ज़रूरत रहती थी। ये मुगल एम्पायर का एक बहुत अच्छा जो था कंसेप्ट था, फोकस था फॉर दी सैलरीज। नाउ लास्ट पॉइंट, बट द amount collected as revenue was so high that it left the peasants with very little for investing on tools and supplies to increase his productivity। लेकिन जो अमाउंट कलेक्शन था रेवेन्यूज़ का वो बहुत ज़्यादा हाई था, जिस कारण जो पीजेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा पिछड़ने लगे, और पीछे रहने की वजह से उनके जो बहुत कम इन्वेस्टिंग में भी जो है टूल्स और सप्लाईज जो थे वो एक हाईली प्रोडक्टिविटी के साथ वर्क करते थे। बिकॉज सिंपल सी बात है, अगर हम मान लीजिए गेहूं के भाव बढ़ गए मार्केट में, हम गेहूं लेने जाते हैं तो हम उतने ही खरीद पाएंगे गेहूं जितना हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ इनकम, जितना हमारे पास पैसा उतना हम गेहूं खरीद पाएंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज हो ही गई और साथ में टैक्सेस भी क्या हो गए उस पर इंक्रीज हो गए। सो दैट्स अ पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज द लास्ट पॉइंट टुडे। व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट फॉर द मुगल्स टू recruit mansabdars from diverse background and not just Turanis and Iranis? On description, जैसा कि हमें पता है कि क्यों इम्पोर्टेंट मुगल जो रिक्रूटमेंट थी मनसबदार से, ये डाइवर्स बैकग्राउंड से, वो तुरानिस और ईरानीज से नहीं जो है पूरी कर पाते थे। क्यों? क्योंकि मनसबदार की रैंक फिक्स थी। अगर तुरानिस और ईरानीज के पास जाएंगे तो वो डायरेक्ट आपको टैक्सेस थोड़ी देंगे कि ये लीजिए ले जाइए, तो हमें एक रैंक और एक हमने सोल्जर्स के तौर पे या एज अ हम बोल सकते हैं एज अ एम्प्लॉय हमने मनसबदार को जो है नॉमिनेट कर रखा था। नाउ आंसर इज इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द मुगल टू रिक्रूट mansabdars from diverse background and not just Turanis and Iranis because the empire had expanded to encompass different region and province। क्योंकि मनसबदार एज अ रैंक जो है वो अपने एम्पायर के लिए दूसरे जो डिफरेंट रीजन थे या प्रोविनेंस थे वहाँ से जाके क्या करते थे, रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे बाय रिक्रूटिंग मनसबदार्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, और जिससे हमें मनसबदार्स भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स बैकग्राउंड के अलग अलग जगह के मिलते थे, जिससे मुगल्स आर एबल टू विन द ट्रस्ट ऑफ द कॉमन पीपल एंड क्रिएटेड अ बैलेंस्ड एडमिनिस्ट्रेशन। और जिससे मुगल एम्पायर को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होने लगा और वो आगे बढ़ने लगे, बिकॉज जितने भी बैलेंस्ड एडमिनिस्ट्रेशन था उन्हें फुलफिल करने लग गए कॉमन पीपल, और उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी भी दिखाने लगे इंटरेस्ट के साथ। सो गाइज दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो आफ्टर कंप्लीशन विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स इजीली आपको कन्वे कर सकूं। और अगर एनसीईआरटी सॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से रेलिवेंस एनसीईआरटी के टॉपिक्स अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं या उन पर आप मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। सो माय व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।